स्वागत है दोस्तों आपका आज के मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो है प्रश्नावली 2A का, जो कक्षा 9 के गणित की पुस्तक का है, जो कि भारतीय वन पब्लिकेशन का है। ये सवाल है अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8। और ये जितना भी सवाल है, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए, इनका हल निकालने के लिए हमें जिस तरह के सिद्धांत की आवश्यकता है उसकी चर्चा मैंने यहाँ पर किया हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए जिस तरह के सिद्धांत की जरूरत है उसको पढ़ना। यह जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, हम देख लेते हैं एक बार। बहुपद का मानक रूप। अब हम यहाँ देखेंगे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, जब किसी चर x में दिया हुआ बहुपद x के घातों के आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, अथवा x के घातों के अवरोही क्रम में हो तो यह कहा जाता है कि बहुपद मानक रूप में है। ठीक है, किसी भी बहुपद को मानक रूप में लिखा जा सकता है। नीचे का उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे यह दिया हुआ है, जब किसी चर x में दिया हुआ बहुपद x के घातों के आरोही क्रम में अथवा x के घातों के अवरोही क्रम में हो तो यह कहा जाता है कि बहुपद मानक रूप में। यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है वो एक व्यापक रूप है बहुपदों का। ठीक है, तो बहुपद px इक्वल टू a नॉट x टू पावर n प्लस a1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 x प्लस an x के घातों के अवरोही अर्थात घटते हुए क्रम में। बहुपद px को x के घातों के आरोही अर्थात बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। जैसे px इक्वल टू an प्लस an माइनस 1 x प्लस डॉट 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 प्लस a2 xn माइनस 2 प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a नॉट xn। ठीक है, मान लें कि py इक्वल टू 3y टू द पावर 5 माइनस 2y प्लस 3y क्यूब प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस 7y टू द पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर। स्पष्ट यह बहुपद मानक रूप में नहीं है। इसे मानक रूप में लाने पर, अब ऊपर हमने जैसा पढ़ा है, किसी भी बहुपद को मानक रूप में तभी माना जाएगा जब वह चरों के घात के बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो। तो यहाँ पर जो ऊपर का हमारा उदाहरण है उसमें ये जो बहुपद है, ना तो ये चरों के घात के बढ़ते हुए क्रम में है और ना ही चरों के घात के घटते हुए क्रम में है। लेकिन py इक्वल टू 3y टू द पावर 5 माइनस 7y टू द पावर 4 प्लस 3y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2y प्लस स्क्वायर रूट 5 चर y के घात के घटते हुए क्रम में। ठीक है, यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। चर y के घात के, यहाँ घात अब लिख सकते हैं। ठीक है, चर y के घात के अवरोही क्रम में, अथवा py इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 2y प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3y क्यूब माइनस 7y टू पावर 4 प्लस 3y टू पावर 5। ये क्या है? ये चरों के घात के बढ़ते हुए क्रम में है या आरोही क्रम में। यदि बहुपद px इक्वल टू a नॉट x टू पावर n प्लस a1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 x प्लस an में बहुपद के गुणांक a0 a1 a2 a3 कॉमा डॉट 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 कॉमा an माइनस 1 कॉमा an ये सभी पूर्णांक अथवा परिमेय संख्याएं
हो तो इस बहुपद को क्रम से पूर्णांकों में बहुपद अथवा परमेय संख्याओं में बहुपद कहेंगे। अगर a नॉट a1 a2 a3 डॉट 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 an-1 an अगर ये पूर्णांक होगा तो ये बहुपद पूर्णांकों में कहा जाएगा। अगर ये परिमेय होगा a नॉट a1 a2 a3 कॉमा डॉट 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 कॉमा an-1 an अगर परिमेय होगा तो ये बहुपद किसमें कहा जाएगा? परमेय संख्याओं में बहुपद कहा जाएगा। उदाहरण दिया हुआ है आपका 7x² प्लस 9x माइनस 3 पूर्णांकों पर बहुपद है। 2/3x⁴ माइनस 3/7 x⁴ प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 6 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है एवं 7x² माइनस √7x प्लस √11 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। वास्तविक संख्या कैसे? ये क्या है? पूर्णांक है या परिमेय कह सकते हैं आप इसको। ये क्या है? अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। तो पूर्णांक और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से या कह सकते हैं परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के मिलाने से वास्तविक संख्याओं का परिवार बनता है। इसलिए ये बहुपद क्या कहा जाएगा? वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहा जाएगा। अब सिद्धांत में अगला क्या है टॉपिक, ये देख लेते हैं। बहुपद का घात। अब बहुपद का घात हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। बहुपद x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 4 में x के सबसे बड़े घात वाला पद, ठीक है, x³ है, इसका घातांक 3 है, अतः इस बहुपद का घात 3 होगा। स्पष्ट है। यहां पर दो चर a और b में बहुपद a³ b² माइनस 7ab² प्लस 3a² b माइनस 5 में सबसे बड़े घात वाला पद a³ b² है, जिसका घातांक 3 प्लस 2 है अर्थात 5 है, अतः इस बहुपद का घात 5 होगा। अगर इस तरीके से एक पद में दो चर राशियां हों और उनका इस तरह से पावर अगर दिया हुआ हो तो ओवरऑल इस पद का हम ये घात कैसे निकालेंगे? तो दोनों ही चरों का जो घातांक होगा उसको हम जोड़ देंगे, तो ये इस ओवरऑल पद का क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। और इस तरीके से जो भी चरों के घातांकों को जोड़ने के बाद जो भी हमको संख्या मिलेगा और जिस पद का वो संख्या सबसे बड़ा होगा वही इस तरह के बहुपद का क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। ठीक है, आप उदाहरण को खुद से देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, शब्दों को सुनने समझने में अगर कोई भी कठिनाई हो तो आप खुद से इसका नोट्स बनाइए और उसको बार बार पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर सवालों को हम सॉल्व करेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। पुनः 9, -7 आदि अचर भी बहुपद हैं जिन्हें अचर बहुपद कहते हैं एवं शून्येतर अचर बहुपद का घात शून्य होता है, क्योंकि 9 = 9x0 या 9y0 या 9z0। z0 अगर पावर जो है उसका अगर 0 है किसी भी चर राशि का या अचर राशि का, तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये हम पहले देख चुके हैं। बहुपद px = a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n - 1 प्लस a2 x⁻² प्लस डॉट 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 प्लस an - x प्लस an nवें घात का बहुपद है। ठीक है, ये जो बहुपद है इसमें जो चर x है उसका जो अधिकतम घात है, ठीक है, वो यहां है और यहां पर जो इसका अधिकतम घात है वो n है, तो इस पूरे के पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। शून्य बहुपद, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। कोई भी बहुपद जिसके सभी चरों के गुणांक शून्य के बराबर हो शून्य बहुपद कहलाता है, इसलिए शून्य बहुपद का मान शून्य होता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर 0x² प्लस 0x प्लस 0 है, इसका जो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए शून्य बहुपद का मान क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि इसमें जितना भी चर राशि है उसका जो गुणांक है वो 0 है। शून्य बहुपद का घात आमतौर पर अपरिभाषित होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। पांचवा सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है? तो मानक रूप में तभी होगा जब बहुपद चरों के
घात के या तो बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में। तो यहाँ चर हमारा x है और पहला जो यहाँ पद है उसमें चर का घात जो है वो 5 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 1 है और चौथे में 4 है। तो यहाँ देखने से स्पष्ट है कि यहाँ पर चर का घात जो है वो न यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है न घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इस बहुपद के पदों में जो चर का घात है वो न बढ़ते हुए क्रम में है न घटते हुए क्रम में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद मतलब मानक रूप में नहीं होगा, मानक रूप में नहीं है। ठीक है, यहां पर जो बी नंबर है उसमें भी हम देख लेते हैं कि यहां पर चर y है और यहां पर आपका जो सवाल दिया हुआ है वहां पे ये 4 है। ठीक है, 4 है। यहां पर जो चर है उसके घात जो है वो यहाँ पर y का जो घात है 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 0 है। तो यहाँ भी देखने से स्पष्ट है, यहाँ पर जो बहुपदों का जो पद लिखा हुआ है वो न तो चर के घात के बढ़ते हुए क्रम में है न घटते हुए क्रम में है, तो ये भी मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं जो सी नंबर है। यहां पर क्या है कि यहाँ पर जो चर है x उसका घात 2 है, यहाँ पर जो चर x है उसका घात 1 है और यहाँ पर जो चर है उसका घात 0 है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस बहुपद का जो पद है वो चर के घात के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, तो ये मानक रूप में होगा, मानक रूप में है। ठीक है, इसलिए सी नंबर जो है मानक रूप में है। फिर डी नंबर देखते हैं। यहां पर जो चर है उसका घात 2 है, 3 है, 0 है और 1 है, तो ये भी चर के घातों के न घटते हुए क्रम में इस बहुपद का पद लिखा हुआ है न बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, तो ये भी मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। तो यहां पर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। अब छठा नंबर हम देख लेते हैं। निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए, उन्हें चर के घातों के अवरोही अर्थात घटते हुए क्रम में हमको लिखना है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि इसका मानक रूप क्या होगा, जिसमें हमको चर का घात अवरोही मतलब घटते हुए, आरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे बड़ा घात वाला पद लेना होगा, उसके बाद में उससे छोटे घात वाला पद लेना होगा, उसके बाद में उससे छोटे घात वाला पद लेना होगा, उसके बाद में सबसे छोटे घात वाला पद लेना होगा। तो ये क्या हो गया, अवरोही क्रम में चर के घात के अवरोही क्रम में लिखा हुआ इसका सारा पद है इस बहुपद। ठीक है, और ये इसका मानक रूप हो गया। इस बहुपद का ये मानक रूप हो। यहां पर फिर अगला सवाल देख लेते हैं कि यहां पर जो है जो चर है तो इस पद में चर का घात सबसे बड़ा है। इसके बाद इस पद के बाद कौन सा पद है जिसमें चर का घात बड़ा है, तो ये वाला, उसके बाद में ये वाला, उसके बाद में ये वाला और अंत में सबसे छोटा। तो ये क्या है, ये जो इस पद का, इस बहुपद का जो ये बहुपद है उसका मानक रूप ये हो गया, जिसमें चर का जो घात है उसके
घटते हुए क्रम में इस बहुपद का पद मैंने लिख लिया और ये इसका मानक रूप हो गया। सी नंबर क्या है? सी नंबर में ये वाला जो पद है, इसमें जो चर का घात है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद में ये वाला पद है जिसमें चर का घात सबसे बड़ा है। उसके बाद में ये वाला पद है जिसमें चर का घात सबसे बड़ा है। उसके बाद में ये वाला पद, ठीक है। तो ये इसका मानक रूप हो गया जिसमें चर के घात के घटते हुए क्रम में मैंने लिखा है, ठीक है, यानी कि अवरोही क्रम में। अब यहाँ क्या है, ये पद है जिसमें चर का घात सबसे बड़ा है। उसके बाद में ये वाला पद है जिसमें चर का घात सबसे बड़ा है। उसके बाद में ये वाला पद है जिसमें चर का घात सबसे बड़ा है। उसके बाद में ये वाला पद, ठीक है। तो यहां भी मैंने इस बहुपद को मानक रूप में लिख दिया और इस मानक रूप में जो है चर के घात के घटते हुए क्रम में मैंने लिख दिया, जैसा ये सवाल हमारा कह रहा है। तो ये स्पष्ट हो गया आपको। 7वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। तो किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, तो किसी भी बहुपद का घात निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि चर राशि का जो जिसमें वो बहुपद है उस मतलब चर राशि को हम ज्ञात करेंगे और उस चर राशि का किस पद में घात सबसे बड़ा है, और वो घात जो है वही घात हमारा इस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वो पद ये है जिसमें चर राशि का जो घात है वो सबसे बड़ा है, उसी का घातांक जो है इस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो यहां पर हो गया 5, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, इस बहुपद में जो चर राशि y है उसका सबसे बड़ा घात जो है इस पद में, और इस पद में जो घात है वो 2 है। तो 2 जो है हमारे इस बहुपद का घात हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बहुपद है इसमें ये बहुपद y में बहुपद है, ठीक है, y चर में बहुपद है, और इस बहुपद में जो सबसे बड़े घात वाला हमारा पद है वो है ये चर राशि का सबसे बड़ा घात ये है, और इसी का जो घातांक है वो इस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, घात 8 है, तो यही इस बहुपद का भी घात हो जाएगा। तो 8 हमारा यहाँ आंसर हो गया। यहाँ पर जो बहुपद है उसमें हमारा कोई चर राशि नहीं है, तो हम कुछ भी चर राशि इसका ले लेंगे, ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बहुपद है वो 2x⁴ है, और मान लीजिए कि ये जो बहुपद है वो x चर में बहुपद है, और ये वाला पद है एक ही पद है जिसमें चर राशि का घात क्या है, 0 है। तो 0 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। अब 5वां नंबर में देख लेते हैं, इसमें क्या है, 2 पद है जिसमें 3x + 5 है। यहां पर जो चर है और उस चर का जो सबसे बड़ा घात है वो इस पद में है, और यहाँ पर जो चर का घात है वो 1 है। तो 1 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, t² गुने 3t, ये हो जाएगा 3t³ - 6t²। तो ये जो बहुपद है ये t में बहुपद है, और इस बहुपद में जो चर राशि t है उसका सबसे बड़ा घात 3 है, और परिभाषा के हिसाब से किसी भी बहुपद का वही घात होता है जो उस बहुपद में उपस्थित चर राशि का सबसे बड़ा घात होता है। तो यहां पर इस बहुपद में चर राशि का घात क्या है, 3 है, तो यही क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा। तो 3 इस बहुपद का घात हो गया। यहां पर जो बहुपद है वो x और y में है, और यहां पर x का जो घात है वो 2 है,
और y का घात 2 है। अगर यहाँ पर x का घात 3 हो जाता तो बहुपद का घात 3 होता। क्योंकि यहाँ पर x का घात 2 है और y का घात भी 2 है, तो इसलिए हमारा बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x का घात कितना हो गया, 5 हो गया। 2 + 3 5 + 2x स्क्वायर। तो ये जो बहुपद है x में है और x के सबसे बड़े घात वाला जो पद है वो है x⁵। चूंकि सबसे बड़े घात वाला पद ये है और इसका जो घात है वो 5 है, तो वही घात इस बहुपद का भी हो जाएगा 5। बहुपद 3x का घात क्या होगा, तो 3x का घात जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो बहुपद है वो x में, ठीक है, और x का जो सबसे बड़ा घात है वो 0 है, इसलिए इस बहुपद का घात भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो शून्य बहुपद का जो घात है वो क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। शून्येतर बहुपद का घात जो है सो 0 होता है। शून्य बहुपद का घात जो है वो होता है अपरिभाषित। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था। शून्येतर बहुपद का घात जो है, ठीक है, वो होता है 0। लेकिन शून्य बहुपद का घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, ये आप दिमाग में डाल के रखिए, मैंने नीचे समझाया हुआ है। बहुपद मतलब सिद्धांत में मैंने आपको बता दिया है पहले, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। कोई भी बहुपद जिसके सभी चरों के गुणांक 0 के बराबर हो, शून्य बहुपद कहलाता है। इसलिए शून्य बहुपद का मान 0 होता है। उदाहरण 0x² + 0x + 0 = 0। शून्य बहुपद का घात आमतौर पर अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब यहां पर बहुपद 3 - 5t + 6t² - tq का घात क्या होता है। किसी बहुपद का घात क्या होता है, तो वो बहुपद जिस चर में बहुपद है उस चर को पहले खोजेंगे और फिर वो पद खोजेंगे जिस पद में उस चर का घात सबसे बड़ा, तो वही जो घात है उस बहुपद का भी घात हो जाएगा। तो यहाँ पर वो पद ये है जिसमें चर का घात अधिकतम है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है शून्येतर अचर बहुपद का घात क्या होता है, तो शून्येतर अचर बहुपद का घात आपका 0 होता है, जो कि मैंने नीचे बताया हुआ। जो यहाँ पर ये लाइन है, शून्येतर अचर बहुपद का घात 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 9 = 9x0 या 9y⁴ या 9z⁴ कुछ भी लिखिएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि किसी भी राशि का जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो आशा करते हैं कि मैंने आपको यहाँ तक जो भी बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको इस तरह का और भी वीडियो आपके लिए बनाने का प्रेरणा मिलता रहे। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।